नमस्कार साथियों, मेरा नाम है चंद्रलोक भारती और आप सभी का क्लास अगेन सीबीएसई में स्वागत है। साथियों, ये हमारा 5वां चैप्टर है। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन यह है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन साथियों के साथ इनको शेयर करें जो क्लास 10 में हैं। तो क्लास 10 वालों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। चैप्टर का नाम है हमारा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। ज्योग्राफी का ये हमारा 5वां चैप्टर है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। हम सभी लोग कहीं ना कहीं इस टर्म से वाकिफ ज़रूर होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग अपने डेली लाइफ में इन सभी चीज़ों से बने हुए चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जैसे अपने डेली लाइफ में हम लोग मेटल्स का इस्तेमाल देखते हैं। तो क्या आप लोग कुछ आइटम्स को लिस्ट कर सकते हैं जो कि आपके घरों में मेटल्स के बने हुए हैं? और सवाल ये है कि ये मेटल्स आते कहाँ से हैं? अगर आप सभी लोगों के इस बारे में ज़रा भी जानकारी हो तो इनको आप लोग शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं कि ये मेटल्स हमें कहाँ से मिलते हैं। तो कमेंट करके हमें बताएं कि ये मेटल्स कहाँ से मिलते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग पहले ये पढ़ चुके हैं कि जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है, जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये अगर हमारा अर्थ है तो इस अर्थ के सबसे सेंटर में जो है उसको हम लोग कोर कहते हैं। तो ये हमारा कोर कहलाता है। इनर कोर जो होता है ये लगभग सॉलिड होता है। लगभग क्या, ये सॉलिड ही होता है। उसके बाद हमारा आउटर कोर जो होता है वो लिक्विड होता है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा मेंटल। मेंटल वाला लेयर जो होता है ये हमारा लिक्विड होता है। और सबसे ऊपर में आ जाता है ये सॉलिडिफाइड लेयर है। और इस सॉलिडिफाइड लेयर को हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं और यही लिथोस्फेयर हमारा क्रस्ट कहलाता है। तो ये हमारा हो गया क्रस्ट। तो हम सभी लोग जानते हैं कि इस अर्थ क्रस्ट के ऊपर हमें बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। अब आप सभी लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ये जो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर मिनरल्स देखने को मिलते हैं ये आते कहाँ से हैं, है ना? ये काफ़ी रोचक सवाल हैं। इसका एक इतिहास है और इसके अगर हम लोग विज्ञान को इन शॉर्ट में समझे तो ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा कोर है, कोर हमारा आयरन से बना हुआ है। यानी कि ये जो मोल्टन आयरन है वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं और निकेल इस कोर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। और उसी प्रकार से क्रस्ट जो है, क्रस्ट हमारा इसमें सियाल बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। और मेंटल जो हैं इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। तो जब कभी भी वोल्केनिक इरप्शन होता है तो इस वोल्केनिक इरप्शन के दौरान बहुत सारे मटेरियल्स यानी कि जो वो लावा है वो मोल्टेन मटेरियल जो हैं वो हमारे अर्थ के क्रस्ट के ऊपर आकर के सॉलिडिफाई हो जाता है। तो ये इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। तो अच्छा, तो ये वोल्केनिक इरप्शन हर जगह होता है क्या? नहीं, कुछ खास एरिया हैं जहाँ वोल्केनिक इरप्शन होता है और इन्हीं एरियाज़ में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब अगर हम लोग देखें तो जैसे पूरे पूरे अर्थ के ऊपर, पूरे पृथ्वी के ऊपर जिन रीजन्स में वोल्केनिक इरप्शंस कभी नहीं भी हुआ है उन रीजन्स में भी हमें अर्थ के क्रस्ट में मिनरल्स देखने को मिलते हैं। तो ये मिनरल्स वहाँ कैसे आए? तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तो अर्थ हमारा सॉलिडिफाई हुआ और सॉलिडिफाई होने के दौरान उन्होंने अपने सरफेस के ऊपर उन सभी मिनरल्स को उन्होंने सॉलिडिफाई कर दिया और वही जो है अब हमें अभी के समय में देखने को मिलता है। तो अलग अलग जगह हमें अलग अलग तरीके के मिनरल्स देखने को मिलते हैं। जैसे अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन है जहाँ बहुत सारा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में हमें जो हैं ये मिनरल्स देखने को मिलते हैं। तो वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल्स आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट। इनकी रिफाइनमेंट करके हम लोग इनसे
मिनरल्स को ऑब्टेन करते हैं। मिनरल्स आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, हमारे लाइफ का ये एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज़, हम लोग जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे चाहे आपके हाथों में जो वो फ़ोन है वो भी बहुत सारे मिनरल से मिल करके बने हुए हैं। फिर चाहे छोटा सा का पिन हो, ये बहुत बड़ा बिल्डिंग हो, या बहुत बड़ा स्पेसशिप हो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो, रॉकेट हो, दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं वो मिनरल से बनी हुई हैं। ऑल दीज आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे जो जो भी जितने भी गाड़ियाँ हो, मशीन्स हो, कुछ भी हो, ऑल दिस थिंग्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। कार्स हो, बसेस हो, ट्रेन्स हो, एरोप्लेन्स हो, इनको हम लोग मिनरल से ही बनाए हुए हैं। मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड आर रन ऑन पावर रिसोर्सेज, जिनको कि हम लोग अर्थ से डिराइव करते हैं। इवन द फूड दैट वी ईट कंटेंस मिनरल्स, जिन भोजन को हम लोग खाने के रूप में लेते हैं इनमें भी मिनरल्स होते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि स्मॉलर अमाउंट में आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सभी और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स हैं। ये हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट हो या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट हो, ये सारे मिनरल्स ही तो हैं। और अगर ये मिनरल्स हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन ऑल द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड मिनरल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, अपने लाइवलीहुड के लिए, डेकोरेशन के लिए, फेस्टिविटीज़, रिलीजन्स और सेरेमोनियल राइट्स के लिए हम सभी ह्यूमन बींग्स ने मिनरल्स का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया ही है। तो आई गेस आप सभी लोगों को ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीधा आते हैं एक प्रश्न के ऊपर, और हमारा प्रश्न है मिनरल क्या है, व्हाट इज मिनरल। इनको समझते हैं। जो जियोलॉजिस्ट लोग हैं उन लोगों ने मिनरल्स को डिफाइन किया है एज होमोजीनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। इस तरह का उन्होंने डेफिनेशन दिया है, जियोलॉजिस्ट का ये डेफिनेशन है। मिनरल्स हमें मिलते हैं अलग अलग फॉर्म में, इन अ वेरिड फॉर्म इन नेचर, रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टॉक। चाहे हार्डेस्ट डायमंड हो, चाहे सॉफ्टेस्ट टॉक हो, ये हमारा सब मिनरल से ही बना हुआ है। अलग अलग फॉर्म में ये हमारे नेचर में मौजूद हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट रॉक्स। रॉक्स के बारे में आई गेस आप सभी लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। रॉक्स मेनली तीन प्रकार के होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनस सब्सटेंसेस, जिनको कि हम लोग मिनरल्स कहते हैं। और कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जैसे कि लाइमस्टोन, इसमें इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल मिनरल ओनली, इसमें एक ही प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द रॉक कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल मिनरल्स इन वेरिंग प्रोपोर्शंस, लेकिन मोस्ट ऑफ द रॉक्स जो होते हैं उनमें अलग अलग प्रोपोर्शंस में हमें ये मिनरल्स देखने को मिलते हैं। ऑल्दो ओवर 2000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, अब तक हम लोग 2000 के लगभग मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। और ओनली अ फ्यू आर अबंडेंटली फाउंड इन मोस्ट ऑफ द रॉक्स, और इनमें से 2000 मिनरल्स में से कुछ ही ऐसे मिनरल्स हैं जो रॉक्स में अबंडेंटली फाउंड किए जाते हैं, यानी कि वहाँ में ज़्यादा मात्रा में मिलता है। एक पर्टिकुलर मिनरल दैट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सर्टन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये डिपेंड करता है ऑन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस अंडर विच द मटेरियल फॉर्म्स। ये इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कंडीशंस वहाँ पे क्या है, क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, मतलब फिजिकल कंडीशंस क्या है, और जो केमिकल कंडीशंस क्या हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि जो हमारा एलिमेंट बनेगा, या फिर जो सर्टन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स से जो हमारे ये मिनरल्स बनेगा, कि कुछ खास प्रकार का जो मिनरल बनेगा वो क्या होगा, कैसा होगा, ये उस सर्टन फिजिकल और केमिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस रिजल्ट्स इन अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स। तो अलग अलग कलर्स हो सकते हैं, हार्डनेस हो सकते हैं, क्रिस्टल फॉर्म्स हो सकते हैं, इनके लस्टर्स हो सकते हैं, डेंसिटी हो सकती है इनकी, यानी कि
पार्टिकुलर मिनरल्स का ये पार्टिकुलर फिजिकल कंडीशंस हो सकता है। जियोलॉजिस्ट यूज दीज प्रॉपर्टीज टू क्लासिफाई दी मिनरल्स, और जो जियोलॉजिस्ट लोग हैं वो लोग इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके मिनरल्स को क्लासिफाई करते हैं। However, for general and commercial purposes, minerals can be classified as under, इनको हम लोग कुछ इस प्रकार से हम लोग डिवाइड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि अगर मोड ऑफ अकरेंस की बात करें तो मिनरल्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि व्हाट आर मोड ऑफ अकरेंस के आधार के ऊपर, जैसे ये कहाँ पाए जाते हैं, वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड, कहाँ ये मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स, ये जो ओर्स होते हैं इसमें मेनली पाए जाते हैं। तो ये जो टर्म ओर है इसको हम लोग यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्सड विद अदर एलिमेंट। जैसे कि इसमें हमारा मिनरल तो हो ही सकता है, इनके साथ में कुछ अदर मटेरियल भी होंगे, तो लेकिन ज़्यादा अमाउंट में वो हमारा मिनरल्स होगा। तो इसको हम लोग ओर्स कहते हैं। बेसिकली ये एक मिक्सचर ही है। तो ये मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स हैं अलोंग विद डस्ट पार्टिकल्स, जिसमें कि ज़्यादा अमाउंट में हमारा ये मिनरल्स होता है, उसको हम लोग ओर्स कहते हैं। तो मिनरल्स कंटेंट ऑफ एन ओर मस्ट बी इन सफिशियंट कंसंट्रेशन टू मेक इट्स एक्सट्रैक्शन कमर्शियली वायबल। अब देखो कि कोई भी अगर मिनरल है तो उस मिनरल का कंडीशन ये है कि मतलब मिनरल प्लस ये जो अदर पार्टिकल्स हैं इनको मिला के हम लोग ओर्स कह देते हैं। अगर ये हमारा ओर्स है अमाउंट एंड द लार्जर्स आर कॉल्ड लोड्स। In most cases, they are formed when mineral in liquid or molten and gaseous forms are forced upward through cavities towards the earth surface। अब देखो होता क्या है, मोस्ट केसेस में दे आर फॉर्म्ड, ये उस समय बनता है व्हेन मिनरल्स इन, जब मिनरल हमारा लिक्विड या मोल्टेन फॉर्म में होता है या गैसियस फॉर्म्स में होता है, इनको जब अपवर्ड कैविटीज़ में अपवर्ड की तरफ इनको फोर्स करके बाहर की तरफ अर्थ के सरफेस पर भेज दिया जाता है, तब हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे हमें मिनरल्स मिला। और जब ये कूल डाउन होता है तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ राइज करते हैं तो मेजर मेटालिक मिनरल्स लाइक कॉपर, जिंक, लीड, ये सब हमें वेंस और लोड्स में देखने को मिलते हैं। फिर दूसरा है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं, अ नंबर ऑफ मिनरल अकर इन बेड्स या लेयर्स में हमें कई तरह के मिनरल्स देखने को मिल सकते हैं। दे हैव बीन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, यहाँ पे ये डिपोजिशन की वजह से ये हमारा यहाँ पे बना है, एक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा। तो कोल एंड सम फॉर्म्स ऑफ आयरन ओर हैव बीन कंसंट्रेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। तो ये हमारे सर्टन कंडीशन होता है कोल के फॉर्मेशन के लिए, कोल हुआ और कुछ जो आयरन ओर्स होते हैं ये हमें मिलते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ लॉन्ग, मतलब लंबे समय तक ये अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर रहते हैं और उस एरिया में हमें ये आयरन्स देखने को मिलते हैं। और दूसरा ग्रुप है सेडिमेंट्री मिनरल्स, जिसमें कि जिप्सम आता है, पोटास सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ये मिलता है, एंड दीज आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इवापोरेशन के वजह से ये हमारा फॉर्म होता है, स्पेशली इन द एरिड रीजन, जो सूखा वाला क्षेत्र होता है। अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये जो सरफेस रॉक्स हैं इनका डिकम्पोजिशन हुआ और इनके डिकम्पोजिशन के वजह से यहाँ पे हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। एंड द रिमूवल ऑफ सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट लिविंग तो जो सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको जब हम लोग रिमूव करते हैं तो पीछे की तरफ यानी कि रेसिड्यू के रूप में हमें रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल्स देखने को मिलते हैं कंटेनिंग ओर्स, और बॉक्साइट इज फॉर्म दिस वे, इसी तरीके से बॉक्साइट हमारा फॉर्म होता है। सर्टन मिनरल्स हैं वो हमारा एल्यूवियल डिपॉजिट्स के रूप में देखने को मिल सकता है इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स। दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड, इनको हम लोग प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं, एंड जनरली कंटेन मिनरल्स विच आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर, ये पानी से जो है ना कोरोड नहीं होता है। और जैसे हो गया गोल्ड, हो गया सिल्वर, हो गया टीन, हो गया प्लेटिनम, दिस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग सच मिनरल्स।
फिर इसी प्रकार से ओशियन वाटर में वास्ट क्वांटिटीज़ में मिनरल्स देखने को मिलता है, बट मोस्ट ऑफ दिस आर टू वाइडली डिफ्यूज टू बी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। ये इतने वाइडली मतलब डिफ्यूज्ड है कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इनका थोड़ा रिड्यूस हो गया है। हालांकि कॉमन सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम, ब्रोमीन आर लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम ओशियन वाटर्स। इनको हम लोग मेनली ओशियन वाटर से ही डिराइव करते हैं। ओशियन बेड्स जो हैं वो मैंगनीज नोड्यूल्स में ये रिच हैं, तो वहाँ से भी हम लोग इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये हमारा कॉमर्शियली वायबल होना चाहिए, सफिशिएंट कंसंट्रेशन मिनरल्स का इस ओर्स में होना चाहिए, तब जा कर के हम लोग इनको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि ये ओर्स जो हैं, इनको ओर्स से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने में 100 करोड़ रुपये लग गए, और 100 करोड़ रुपये हमने खर्च किया मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, और जो उनका वैल्यू हुआ बाद में, वो वैल्यू इनसे कम हो गया, यानी कि 10 करोड़ इनका वैल्यू हो गया। तो फिर ये कॉमर्शियली वायबल तो नहीं हुआ। अगर ये कॉमर्शियली वायबल नहीं है तो फिर ये मिनरल्स हमारे किसी काम के नहीं होंगे। इस मिनरल्स में काम के तो हो सकते हैं, बट ये कॉमर्शियली वायबल नहीं हुआ, ये हमें लॉस में डाल दिया। तो द टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड determines the relative ease with which minerals ores may be mined। अब जो ये टाइप ऑफ फॉर्मेशन है या स्ट्रक्चर है इन विच दे आर फाउंड, ये डिटरमाइन करता है कि जो रिलेटिव ईज है, मतलब कितना आसान होगा उससे मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना, विद विच मिनरल्स ओर्स में बी माइंड। दिस ऑल्सो डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब कहाँ पाए जा रहे हैं ये मिनरल्स, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि मतलब इसका कॉस्ट कितना होने वाला है। यानी कि मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का जो कॉस्ट होगा, इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कहाँ पाए जाते हैं। दिस ऑल्सो डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। इट इज़ देयर फॉर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दी मेन टाइप ऑफ फॉर्मेशन इन विच मिनरल्स अकर्स। तो हम लोग थोड़ा देखते हैं कि मिनरल्स मेनली कहाँ पाए जाते हैं। तो मेनली ये हमें मिलता है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक मिनरल्स में अकर इन द क्रैक्स। ये क्रैक्स में पाए जा सकते हैं, क्रेविसेस में पाए जा सकते हैं, फॉल्ट्स या जॉइंट्स में पाए जा सकते हैं। स्मॉलर अकरेंसेस हमें वेन्स में भी देखने को मिलते हैं। और इंडिया इज फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वेरिड मिनरल रिसोर्सेज, हाउएवर दीज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमारा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ब्रॉडली स्पीकिंग, पेनिनसुलर रॉक्स जो है वो कंटेन करता है मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स ऑफ कोल, metallic minerals, mica, and many other non-metallic minerals. Sedimentary rocks on the western and eastern plains of the peninsula in गुजरात, गुजरात के वेस्टर्न और ईस्टर्न, और जो पेनिनसुला का जो हमारा ईस्टर्न वाला रीजन है, गुजरात में और असम में मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हमें यहाँ देखने को मिलता है। राजस्थान में हमें विद रॉक सिस्टम्स ऑफ पेनिनसुला हैज़ रिजर्व्स ऑफ मेनी मिनरल्स, बहुत सारे नॉन फेरस मिनरल्स का राजस्थान में हमें रिसोर्स देखने को मिलता है। और जो वास्ट एल्यूवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स। ये जो अपना इंडिया है, इंडिया के ये जो नॉर्दर्न वाला हिस्सा है, इस नॉर्दर्न वाले हिस्से में हमें मिनरल्स ज़्यादा अमाउंट में देखने को नहीं मिलता है। इट इज़ डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स एंड दिस वेरिएशंस एग्जिस्ट लार्जली। ये वेरिएशंस यहाँ पे किस वजह से? लार्जली बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। यहाँ के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस के वजह से यहाँ पे हमें वेरिएशंस देखने को मिलता है। प्रोसेस एंड टाइम इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, कितने समय में मिनरल्स फॉर्म हुआ, किस प्रोसेस से मिनरल्स का फॉर्मेशन हुआ, तो इस वजह से भी वेरिएशंस देखने को मिलता है। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कुछ मेजर मिनरल्स का जो कि हमारे भारत में पाए जाते हैं। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स है हमारा ओर में, और जो ईज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन है एंड क्लोजनेस टू द मार्केट, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन अफेक्टिंग द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये जो रिजर्व हैं या फिर ये जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, इनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी कितनी है, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने
आसानी से, यानी कि टेक्नोलॉजिकली कितना ये फिजिबल है, कितनी आसानी से इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मार्केट के ये कितना क्लोज हैं। और तीसरी बात ये कि ये जो मिनरल्स हैं उस ओर से मिनरल्स को निकालने में खर्च कितने होते हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जो इनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी को डिटरमाइन करता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि टू मीट द डिमांड अ चॉइस हैज़ टू बी मेड बिटवीन नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस। तो व्हेन दिस इज डन, अ मिनरल डिपॉजिट्स और रिजर्व्स टर्न्स इनटू अ माइन। तो जब ये सब कुछ कर लिया जाता है, जब हमारा चॉइस हो जाता है, यानी कि ये सब क्राइटेरिया के ऊपर, ये जो अभी हम लोग देखें एक्सट्रैक्शन का क्राइटेरिया क्या हो सकता है, या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल कितना ईजिली हो सकता है, कितने खर्च हो सकते हैं, ये सारे असेसमेंट कर लेने के बाद जब मिनरल का या डिपॉजिट्स का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस शुरू करा जाता है, तो फिर वो जा कर के वो मिनरल्स हमारा माइंस में, यानी कि वो जगह हमारा माइंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स की बात करें तो इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स। जितने भी मेटालिक मिनरल्स का प्रोडक्शन है उसमें 3/4 जो हैं, उनके टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन का 3/4 हिस्सा हम लोग फेरस मिनरल्स को दे सकते हैं। दे प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर दी डेवलपमेंट एंड मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज। मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। इंडिया एक्सपोर्ट करता है ना, सब्सटेंशियल क्वांटिटीज ऑफ फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड्स। अपने डिमांड्स को पूरा कर लेने के बाद बाकी के जो मिनरल्स बच जाते हैं इनको एक्सपोर्ट कर देता है, बेच देता है। तो अपने डिमांड को पूरा करने के बाद इंडिया बाकी के मिनरल्स को एक्सपोर्ट कर देती है। आयरन ओर की बात करें तो ये हमारा बेसिक मिनरल्स है और इसको हम लोग किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बैकबोन की तरह कंसीडर कर सकते हैं। इंडिया में फेयरली अबेंडेंट रिसोर्स है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स हमें आयरन ओर्स के रूप में देखने को मिलता है। इंडिया इज़ एंडोर्ड विद फेयरली अबंडेंट रिसोर्स ऑफ आयरन ओर। इंडिया इज़ रिच इन गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। हमारे पास अच्छे क्वालिटी के आयरन ओर हैं, जिसमें से मैग्नेटाइट जो हैं, इट इज़ द फाइनेस्ट आयरन ओर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। मैग्नेटाइट की बात करें तो ये हमारे भारत में फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर हैं और इसमें आयरन कंटेंट जो है वो 70% तक हैं। इसमें एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज़ हैं, स्पेशली वैल्यूएबल इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़। उसी प्रकार से हेमाटाइट ओर जो है ये हमारा दूसरा ओर है एंड इट इज़ आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी यूज्ड। तो बट हैज़ सिग्निफिकेंटली या स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट देन मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में 70% तक होता है, वेर एज हेमाटाइट जो है इसमें 50 to 60% तक होता है आयरन कंटेंट। और 2018-19 की बात करें तो ऑलमोस्ट एंटायर प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर एक्रूड फ्रॉम ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड झारखंड, वो कितना था, 97% था। रिमेनिंग 3% प्रोडक्शन बाकी दूसरे स्टेट से करा गया था। तो ये रहा हमारा आयरन ओर। कुद्रे इन कन्नड़ मीन्स हॉर्स। The highest peak in the western Ghat of Karnataka resembles the face of horse. तो the Bailadila hills looks like the hump of an ox and hence its name Bailadila। कुछ अलग से इंफॉर्मेशन था। कुछ मेजर आयरन ओर बेल्ट्स अगर हम लोग इंडिया में देखें तो ओडिशा झारखंड बेल्ट है, फिर दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट है। ओडिशा झारखंड बेल्ट की बात करें तो ये रीजन हमारा ओडिशा में है। इन ओडिशा हाई ग्रेड हेमाटाइट ओर यहाँ पे देखने को मिलता है बादाम पहाड़ माइंस में इन मयूरभंज एंड केंदुझार डिस्ट्रिक्ट्स एंड इसके एडजॉइनिंग एरिया में हमारा सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि झारखंड में है। वहाँ पे भी हमें हेमाटाइट ओर्स देखने को मिलता है। वहाँ से हेमाटाइट ओर्स की माइन करी जाती हैं इन गोवा एंड नोआ मुंदी में, इनका हमें माइंस देखने को मिलता है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट की बात करें तो ये हमारा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वाले रीजन में देखने को मिलता है। वेरी हाई ग्रेड हेमाटाइट्स आर फाउंड इन द फेमस बैलाडीला रेंज ऑफ
हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड। यहाँ हमें वेरी हाई ग्रेड्स ऑफ हेमाटाइट ओर्स देखने को मिलता है एंड द रेंज ऑफ हिल्स कंप्राइजेज ऑफ यहाँ 14 डिपॉजिट्स हैं ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमाटाइट ओर्स का एंड इट हैज़ द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि हमें चाहिए होता है स्टील मेकिंग में। आयरन ओर फ्रॉम दीज माइंस इज़ एक्सपोर्टेड टू, यहाँ से आयरन ओर को हम लोग जापान और साउथ कोरिया एक्सपोर्ट करते हैं थ्रू दी विशाखापट्टनम पोर्ट। फिर इसके बाद आ जाता है बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कामंगलुरु एंड तोमाकुरु बेल्ट इन कर्नाटका। ये हमारे लार्ज रिजर्व्स हैं आयरन ओर्स का। कुद्रेमुख माइंस लोकेटेड हैं इन द वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका आर 100% एक्सपोर्ट यूनिट। ये जो हमारा कुद्रेमुख माइंस हैं जो कि कर्नाटका में अवेलेबल हैं, ये हमारा 100% एक्सपोर्ट यूनिट है, यानी कि यहाँ से हम लोग सारा का सारा आयरन ओर्स जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। इसको हम लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट्स को हम लोग कंसीडर करते हैं पूरी दुनिया में। तो कुद्रेमुख डिपॉजिट्स आर नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दी ओर इज ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी के रूप में, इसको पाइपलाइन के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता है मंगलुरु पोर्ट में। तो स्लरी क्या होता है कि ये जो ओर्स हैं इनको हीट करके मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है और मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट करके पाइप्स के थ्रू, पाइपलाइंस के थ्रू इनको पोर्ट तक पहुंचा दिया जाता है और जब पोर्ट पे पहुंच जाता है तो फिर वहां से उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इसी प्रकार से एक माइंस है हमारा, यानी कि एक जो बेल्ट देखने को मिलता है हमारा, वो है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। इट इंक्लूड्स द स्टेट्स ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट्स जो कि महाराष्ट्र में है। दो दी ओर्स आर नॉट वेरी हाई क्वालिटी, चूँकि यहाँ का जो ओर्स है वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी के ओर्स यहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं, येट दे आर एफिशिएंटली एक्सप्लॉयटेड। फिर भी इनको एक्सप्लॉयट किया जाता है, इनको यूज़ किया जाता है और इट इज़ एक्सपोर्टेड थ्रू दी मार्मागॉव पोर्ट, मार्मागॉव पोर्ट के थ्रू इनको एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर आ जाता है हमारा फेरस ओर में ही मैंगनीज़। मैंगनीज जो है इट इज़ मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैंगनीज एलॉय। स्टील और फेरो मैंगनीज एलॉय के मैन्युफैक्चरिंग में इनका हम लोग मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। लगभग 10 kg ऑफ मैंगनीज इज़ रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील। स्टील अगर 1 टन बनाया जाए तो 1 टन स्टील में, 1 टन के स्टील में हमें लगभग 10 kg मैंगनीज की ज़रूरत पड़ती है, 10 kg मैंगनीज की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर और इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स वगैरह सबके मैन्युफैक्चरिंग में मैंगनीज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम लोग प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज़ को देखें तो स्टेट वाइज ये डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, 2018-19 का ये डेटा है। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट हमें मैंगनीज़ मध्य प्रदेश से देखने को मिलता है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर आ जाता है उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और अदर स्टेट से मात्र 2%। लार्जेस्ट मैंगनीज़ प्रोडक्शन स्टेट में हमारा मध्य प्रदेश आ जाता है और उसके बाद महाराष्ट्र आ जाता है। फिर आते हैं हम लोग नॉन फेरस मिनरल्स के ऊपर। तो इंडियाज रिजर्व्स एंड प्रोडक्शंस ऑफ नॉन फेरस मिनरल इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी। However, these minerals, which include copper, bauxite, lead, zinc, and gold, plays a vital role in a number of metallurgical process, engineering, and electrical industries. तो हम लोग इनके डिस्ट्रीब्यूशंस को थोड़ा बहुत देखते हैं। वैसे अगर हम लोग देखें तो नॉन फेरस मिनरल्स के मामले में भारत में ये कुछ खास अमाउंट में अवेलेबल नहीं है और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ हमें मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये मिनरल्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। नॉन फेरस मिनरल्स की अगर बात करें तो इनमें से जैसे कॉपर की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रिसोर्स हैं और हमारे इंडिया में ये बहुत अमाउंट में नहीं पाए जाते हैं। इट इज़ डेफिशिएंट इन इंडिया, इज़ क्रिटिकली डेफिशिएंट इन रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। तो चूँकि ये मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है और बहुत ही बढ़िया कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो कॉपर को मेनली हम लोग इलेक्ट्रिकल केबल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इनका इस्तेमाल करा जाता है। बालाघाट माइंस जो कि मध्य प्रदेश में है और खेतरी माइंस जो राजस्थान में है और सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड,
ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉपर का। तो यही कुछ एकमात्र जो हैं कॉपर के माइंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर आता है हमारा बॉक्साइट। बॉक्साइट की बात करें तो ये हमारा एल्यूमिनियम का ओर्स यहाँ से हम लोग यानी कि एल्यूमिनियम मेटल जो है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं बॉक्साइट ओर से। ये क्ले लाइक सब्सटेंस होता है दैट एल्यूमिना और बाद में फिर एल्यूमिनियम इज ऑब्टेंड। फिर बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक rich in aluminum silicates. Aluminum is an important metal because it contains the strength of metal such as iron with extreme lightness and also with good conductivity and great malleability. एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जिसको कि हम लोग कंबाइन कर सकते हैं और कंबाइन करके हम लोग एक्सट्रीम हार्डनेस और लाइटनेस के साथ हम लोग एक नए तरह के मेटल को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यह कंबाइन करता है द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल जैसे कि आयरन विद एक्सट्रीम लाइटनेस जो कि अपने आप में एल्यूमिनियम में होता है एंड आल्सो विद गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मेलिएबिलिटी। तो इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन अमरकंटक प्लेच्यू वाले रीजन में यहाँ पे हमें बॉक्साइट डिपॉजिट्स देखने को मिलता है। मैकाल हिल्स एंड द प्लेच्यू रीजन्स ऑफ बिलासपुर कटनी और फिर ओडिशा वाज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन 2018-19। पंचपत मलाई डिपॉजिट्स इन कोरपुट डिस्ट्रिक्ट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट्स इन द स्टेट। बॉक्साइट की बात करें तो ओडिशा में हमें मैक्सिमम अमाउंट में बॉक्साइट प्रोडक्शन देखने को मिलता है। फिर झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और फिर दूसरा स्टेट में से 1% आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नॉन मेटालिक मिनरल्स। इसमें आ जाता है हमारा माइका। माइका इज अ मिनरल जो कि बना होता है इट इज़ मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। इट स्प्लिट्स ईजली इनटू थिन सीड्स में ये ईजिली स्प्लिट कर जाता है। दिस सीड्स कैन बी सो थिन, ये इतना पतला हो सकता है दैट 1,000 कैन बी लेयर्ड इनटू अ माइका शीट ऑफ अ फ्यू सेंटीमीटर्स हाई and mica can be clear, black, green, red, yellow और brown due to its excellent dielectric strength। इनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती हैं, लो पावर होती हैं, लो पावर लॉस फैक्टर होता है इसमें, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होता है एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। माइका को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल्स के रूप में हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं और इनका यूज़ जो है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है। माइका डिपॉजिट्स ये मेनली हमें मिलता है छोटा नागपुर प्लेच्यू वाले रीजन में, कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड एंड बिहार और ये जो है हमारा लीडिंग प्रोड्यूसर रीजन है माइका में। फिर राजस्थान में जो है द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया इज़ अराउंड अजमेर। फिर नेल्लोर माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर इन द कंट्री। तो ये सब हमारा इम्पोर्टेंट माइका प्रोड्यूसर रीजन है। रॉक मिनरल्स की बात करें तो इसमें लाइमस्टोन है। इट इज़ फाउंड इन एसोसिएशन विथ रॉक composed of calcium carbonates or calcium and magnesium carbonates. It is found in sedimentary rocks of most geological formation. Limestone is the basic raw material for the cement industry. Cement industry में काफ़ी यूज़ होता है and it is essential for smelting iron ore in the blast furnace. Blast furnace में भी limestone का इस्तेमाल करा जाता है। लाइमस्टोन की बात करें तो इसमें जो हमारा मेजर रीजन हो जाता है वो राजस्थान है, फिर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र हो जाता है और अदर स्टेट्स में ये 9% में अवेलेबल है। तो ये हो गया हमारा। फिर स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ एनवायरमेंटल लॉज आर एसेंशियल टू प्रिवेंट माइनिंग फ्रॉम बिकमिंग अ किलर इंडस्ट्री। हम लोग अगर यहाँ देखें तो एक केस स्टडी दिया हुआ है, ये हैज़ार्ड्स इन माइनिंग। तो माइनिंग वगैरह सब में ना काफ़ी ज़्यादा हैज़ार्ड्स, काफ़ी दुर्घटना होते रहती हैं। अगर हम लोग रैट होल माइनिंग की अगर बात करें तो रैट होल माइनिंग में आए दिन हमें कोई ना कोई दुर्घटना देखने को मिलता है। तो इस तरह के हैज़ार्ड्स होते रहते हैं माइनिंग एक्टिविटीज़ जहाँ कहीं भी होती हैं।
फिर इसी प्रकार से अगर देखें तो हैव यू वंडर्ड अबाउट द एफर्ट्स ऑफ माइनर्स मेक इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ माइनिंग ऑन द हेल्थ ऑफ द मिनरल्स एंड माइनर्स एंड एनवायरनमेंट। माइनर्स के हेल्थ और एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता होगा, आप लोग सोच करके देखिए, कमेंट करके हमें बताइए कि इनसे क्या इम्पैक्ट होता होगा। यहाँ डस्ट वगैरह सब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, जैसे यहाँ दिख रहा है, ज़्यादा अमाउंट में डस्ट वगैरह सब होने की वजह से एयर पोल्यूशन होता है ड्यू टू जनरेशन ऑफ डस्ट इन माइनिंग एरिया। फिर टॉक्सिक गैसेस यहाँ पे, नॉक्सियस फ्यूम्स यहाँ पे इनहेल किए जाते हैं माइनर्स के द्वारा, जिस वजह से वल्नरेबल दे आर, इट मेक्स देम मोर वल्नरेबल टू पल्मोनरी डिजीजेस। और इस वजह से बहुत सारे माइनर्स जो होते हैं उनके हेल्थ रिस्क में आ जाते हैं, एक ये चीज़। दूसरा, जो माइंस हैं उनके कोलैप्स होने का भी काफ़ी ज़्यादा डर रहता है, और उस वजह से भी उस एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। कोल माइनर्स की जो होती हैं या फिर जो भी माइनर्स होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती हैं। फायर्स की समस्या देखने को मिलती है। कभी कभी क्या होता है कि वाटर रिसोर्सेज इन द रीजन्स गेट कंटेमिनेटेड ड्यू टू माइनिंग। माइनिंग के वजह से वाटर रिसोर्सेज वो कंटेमिनेट हो जाता है, और वो फिर यूज नहीं कर सकते हम लोग किसी भी चीज़ के लिए। फिर उसी प्रकार से डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड सॉइल एंड इंक्रीज इन स्ट्रीम्स ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर पोल्यूशन। तो जैसे कि यहाँ अगर हम लोग देखें, ये झड़िया टू बी शिफ्टेड, कोल फायर कैटेस्ट्रॉफ, तो फायर एक्टिविटीज़ जो हैं ये, मतलब फायर जो हैं वो उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाता है। कोल यूनिट फाइंड Rs 300 करोड़ इन डैमेजेस। तो कई तरह के आर्टिकल्स हमें न्यूज़पेपर में आए दिन देखने को मिलते हैं। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वर नॉट इन प्लेस। तो अब इन सभी चीज़ों के वजह से क्या होता है ना, कि जो माइनर्स हैं, माइनर्स जो हैं यानी कि कोल माइंस में जो काम करते हो, उनका तो हेल्थ रिस्क है ही। इसके साथ साथ आसपास वाला जो रीजन है, उस रीजन में जो लोग रह रहे हैं उनके हेल्थ के ऊपर भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जो भी हैं, उनको फॉलो करने होते हैं। तो दैट इज वाई स्ट्रिक्टियर सेफ्टी रेगुलेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉस आर एसेंशियल टू प्रिवेंट माइनिंग फ्रॉम बिकमिंग अ किलर इंडस्ट्री। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा। We all appreciate the strong dependence of industry and agriculture upon mineral deposits and the substances manufactured from them. The total volume of workable mineral deposits is an insignificant fraction, 1% of the earth's crust. तो वी आर रैपिडली कंज्यूमिंग। अब देखो क्या है रखी, मिनरल्स वगैरह सब तो हमारे अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल हैं, लेकिन इनका जो रफ्तार है कंजम्पशन का वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, काफ़ी ज़्यादा रेट से हम लोग इनको कंज्यूम कर रहे हैं। वी आर रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल रिसोर्सेज दैट रिक्वायर्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी क्रिएटेड। अब जिस मिनरल रिसोर्स को बनने में लाखों वर्ष लगे थे, अब उसको हम लोग रैपिडली कंज्यूम कर रहे हैं। तो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन आर सो स्लो दैट द रेट्स ऑफ रिप्लेनिशमेंट are infinitely small in comparison to the present rates of consumption। जिस रेट से हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कंजम्पशन के कंपैरिजन में हमारा जो ये मिनरल्स का फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। अब अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो मिनरल रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करना पड़ेगा। मिनरल रिसोर्सेज हमारा फिनाइट अमाउंट में, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। तो rich mineral deposits are our country's extremely valuable but short-lived possessions। continued extractions of ores, इनका हम लोग continued extraction कर रहे हैं, इस वजह से increasing leads to increasing costs as mineral extractions come from greater depths along with decrease in quality। तो डेप्थ जैसे जैसे इंक्रीज होते जाता है, वैसे वैसे क्वालिटी जो है वो हमारा मिनरल्स का डिक्रीज होते जाता है। तो डेप्थ जैसे जैसे डिक्रीज होगा तो मिनरल्स की क्वालिटी डिक्रीज होगी। साथ में इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है वो काफ़ी कॉस्टली भी होते जाता है। तो इसीलिए कंसर्टेड एफर्ट हैज़ टू बी मेड इन ऑर्डर टू यूज़ आवर मिनरल रिसोर्सेज इन अ प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर।
प्लान्ड मैनर में और सस्टेनेबल मैनर में इनको यूज़ करने के लिए हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। Improved technologies need to be constantly evolved to allow us to low grade ores at low cost. Recycling of metals using scrap metals and other substitutes are steps in conserving our mineral resources for the future. तो इसलिए जो है हमें इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि जो लो ग्रेड ओर्स हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकें एफिशिएंटली और लोअर कॉस्ट में हम लोग इनका इस्तेमाल कर सकें। जो मेटल्स वगैरह सब हैं उनको हमें रिसाइकल करना पड़ेगा, स्क्रैप मेटल्स को हमें रिसाइकल करना पड़ेगा और कुछ सब्स्टिट्यूट भी हमें ढूंढने पड़ेंगे ताकि जो ये हमारा रेयर मिनरल रिसोर्सेज हैं इनको हम लोग यूटिलाइज कर सकें इन प्रॉपर मैनर। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा टॉपिक, वो है एनर्जी रिसोर्सेज का। एनर्जी रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़, चाहे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सभी एक्टिविटीज़ के लिए हमें एनर्जी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। इट इज़ नीडेड टू, भोजन के लिए ज़रूरी है, लाइट के लिए ज़रूरी है, हीट के लिए ज़रूरी है, व्हीकल्स को प्रोपेल करना है, आगे बढ़ाना है, मशीनरी को ड्राइव करना है, सब चीज़ों के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स। फ्यूल मिनरल्स की बात करें तो इसमें आ जाता है हमारा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड इन सभी चीज़ों से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को फॉर्म कर सकते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। कन्वेंशनल में हमारा फायरवुड हुआ, कैटल डंग केक हुआ, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हो जाता है एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों हाइडल और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी, फायरवुड। अच्छा, इतना तक हो जाता है हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में। फायरवुड और कैटल डंग केक जो हैं दिस आर मोस्ट कॉमन इन रूरल एरियाज। रूरल इंडिया जो है यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट मोर देन 70% ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ रूरल हाउस होल्ड इज मेट बाई दिस टू। कौन सा टू? ये जो है हमारा फायरवुड और कैटल डंग, इनसे उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा होता है। किसका? तो जो रूरल एरियाज़ में, गांव वगैरह सब में जो रहते हैं। एंड कंटिन्यूएशन ऑफ दिस इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग डिफ़िकल्ट ड्यू टू डिक्रीजिंग फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया भी दिनों दिन डिक्रीज होते जा रहा है, तो फिर इनका कंटिन्यूएशन हमारा क्या बोल सकते हैं कि वो डिक्रीज हो रहा है। तो मोर ओवर यूजिंग डंग केक टू इज़ बीइंग डिस्करेज्ड। अब देखो डंग केक या फिर फायरवुड वगैरह सब के इस्तेमाल से क्या होता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उनको तो ये पॉल्यूट करता ही है, और इनके साथ साथ जो है अगर फॉरेस्ट वगैरह सब जैसे हैं या फिर डंग केक्स वगैरह सब जो हैं, तो डंग का इस्तेमाल हम लोग दूसरे चीज़ में भी कर सकते हैं, मैन्योर्स वगैरह सबको बनाने में कर सकते हैं। तो इनका एक दूसरा इस्तेमाल है, तो उसमें हम लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए इनको थोड़ा डिस्करेज करा जाना चाहिए। एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर। है हमारा कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में कोल। कोल की अगर बात करें तो इंडिया में कोल इज़ मोस्ट अबेंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। ये हमें प्रोवाइड करते हैं सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ नेशंस एनर्जी नीड। इनको यूज़ करते हैं पावर जनरेशन में, टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स। इंडिया इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल। हमारा भारत हाईली कोल के ऊपर डिपेंडेंट है ताकि अपना कॉमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। कोल इज़ formed due to compression of plant materials over millions of years तक प्लांट मटेरियल्स पृथ्वी के अंदर जो है अंदर हाई प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो वहाँ पे रहता है, जिस वजह से ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में जाकर के कोल का फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए कोल इज़ फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन डिग्री ऑफ कंप्रेशन एंड द डेप्थ और डिग्री ऑफ कंप्रेशन के आधार के ऊपर ये अलग अलग, और जो टाइम ऑफ ब्यूरियल हैं, टाइम ऑफ ब्यूरियल, फिर कंप्रेशन और डेप्थ, इन सभी के आधार के ऊपर कोल हमारा अलग अलग फॉर्म्स में फाउंड किए जाते हैं, मिलते हैं। तो डिकेइंग प्लांट्स इन स्वयम्स
जो स्वैम्प वगैरह सब होता है, दलदल वगैरह सब जो होता है, वहाँ हमें पीट देखने को मिलता है। विच हैज़ लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर ज़्यादा अमाउंट में होता है इस वाले कोल में, और कार्बन कंटेंट कम होता है, तो इसीलिए लो हीटिंग कैपेसिटी होती है इनकी। लिग्नाइट आ जाता है, इसको हम लोग लो ग्रेड ब्रॉन कोल कहते हैं, विच इज़ सॉफ्ट एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट। इसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है। प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स हमें नई वैली तमिलनाडु में देखने को मिलता है, एंड आर यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोल दैट हैज़ बीन बरीड डीप, जो बहुत अंदर तक बड़ी किया गया है, या फिर बहुत अंदर तक जो हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जो कोल हमें देखने को मिलता है, वो कोल हमारा हो जाता है बिटुमिनस कोल। क्योंकि कोल दैट हैज़ बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज्ड टेम्परेचर, वो बिटुमिनस कोल होता है, एंड इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर कोल इन कॉमर्शियल यूज। मेटलर्जिकल कोल इज हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल विच हैज़ ए स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस। फिर एक आता है एंथ्रासाइड, जो कि हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल है। और इंडिया में कोल अकर्स इन रॉक सीरीज ऑफ टू मेन जियोलॉजिकल एजेस। एक है हमारा गोंडवाना, जो कि लिटिल ओवर 200 मिलियंस ऑफ ईयर्स इन एज, एंड इन टर्शियरी डिपॉजिट्स विच आर ओनली अबाउट 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो दो तरह के हमें कोल डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, एक 200 मिलियन ईयर्स एगो वाला और दूसरा 55 मिलियन ईयर्स एगो वाला। तो 55 मिलियन ईयर्स एगो जो मिलेगा वो हमारा लो कार्बन कंटेंट होगा, उसमें कैलोरीफिक वैल्यू इनका थोड़ा कम होगा, जबकि ये वाला जो कोल होगा उसमें कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ा अधिक होगा। मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल विच आर मेटलर्जिकल कोल, ये हमारा दामोदर वैली में लोकेटेड है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ये वेस्ट बंगाल वाला रीजन हो गया यहाँ पे, ये वाला रीजन, और इधर दामोदर वैली है तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। फिर झड़िया हो गया, रानीगंज, बोकारो, ये सब इम्पोर्टेंट कोल फील्ड एरियाज़ हैं। उसी प्रकार से गोदावरी, महानदी, सोन, वारदा वैली, इसमें हमें कोल डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। टेर्शियरी कोल हमारा अकर होता है इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। Remember, coal is a bulky material which loses weight on use as it is reduced to ash। चूँकि ये वेट अपना रिड्यूस करता है जब इनको बर्न किया जाता है, इसीलिए हैवी इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशन आर लोकेटेड ऑन और नियर टू द कोल फील्ड। इसीलिए ये जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं और थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो कोल फील्ड्स के आसपास में ये लोकेटेड होते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल, ये हमारा नेक्स्ट मेजर एनर्जी रिसोर्सेज हैं अपने इंडिया में कोयला के बाद, एंड इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट के लिए फ्यूल प्रोवाइड करता है, और लाइटनिंग के लिए, lubricants for machinery and raw materials for a number of manufacturing industries। पेट्रोलियम रिफाइनरीज ये एक्ट करता है एज नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल फर्टिलाइजर एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम occurrences in India are associated with anticlines and fault traps in rock formation of the tertiary age। तो मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम जो हमें मिलता है अपने इंडिया में वो हमें मिलता है एंटीक्लाइंस और फॉल्ट ट्रैप्स में इन द रॉक फॉर्मेशन ऑफ द टेरिशियरी एज। इन द रीजन्स ऑफ फोल्डिंग वाले रीजन में, एंटीक्लाइंस और डोम्स वाले रीजन में, इट अकर्स वेयर ऑयल इज ट्रैप्ड इन द क्रेस्ट ऑफ द, जिस रीजन में ऑयल ट्रैप होता है जहाँ क्रेस्ट हमारा अप फोल्ड में होता है, तो उस वाले रीजन में हमें ये देखने को मिलता है। फिर ऑयल बियरिंग लेयर इज अ पोरस लाइमस्टोन या सैंडस्टोन, और थ्रू विच ऑयल में फ्लो, और इसके थ्रू ऑयल फ्लो भी कर सकता है। ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाय इंटरवेनिंग नॉन पोरस लेयर। इनको राइज करने से या सिंक करने से इन्हें बचाने के लिए नॉन पोरस लेयर का इंटरवेंशन यहाँ पे होता है। पेट्रोलियम जो है इज ऑल्सो फाउंड इन फॉल्ट में भी ये पाए जा सकते हैं, फॉल्ट ट्रैप्स जो होते हैं बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स। गैस बिंग लाइटर, चूँकि गैस जो है वो हल्का होता है तो यूजुअली तेल के ऊपर ये पाए जाते हैं। मुंबई हाई हो गया, गुजरात, असम,
ये सब हमारा मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज हैं अपने इंडिया में। फिर अंकलेश्वर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात। Assam is the oldest oil producing states of India. Digboi, Naharkatia and modern uh, Hukrijan are the important oil fields in the state. इसी प्रकार से नेचुरल गैस की बात करें तो ये हमें मिलता है विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। इट कैन बी यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह इनको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं पावर में, जो पावर सेक्टर है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं फॉर हीटिंग पर्पसेस इन इंडस्ट्रीज। रॉ मटेरियल के रूप में हम लोग केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ में, एज ट्रांसपोर्ट फ्यूल एंड एज कुकिंग फ्यूल्स। तो बहुत तरह का नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। विद द एक्सपेंशन ऑफ गैस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोकल सिटी gas distribution network, natural gas is also emerging as a preferred transport fuel, जैसे कि सीएनजी के रूप में एंड कुकिंग फ्यूल्स के पाइप्ड नेचुरल गैस के रूप में हमारे घरों में इनका इस्तेमाल धीरे धीरे करा जा रहा है। इंडियाज मेजर गैस रिजर्व्स ये हमें मुंबई हाई में देखने को मिलता है एंड एलिड फील्ड्स अलोंग विद वेस्ट कोस्ट विच आर सप्लीमेंटेड बाय finds in the Cambay Basin. Along the east coast, new reserves of natural gas have been discovered in the Krishna Godavari Basin. फिर the first 1700 किलोमीटर ये जो हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर HVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन है जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था गेल के द्वारा, linked Mumbai high and Basin gas field with various fertilizer power and industrial complexes in the western and northern India. The artery provides impetus to the Indian gas market development. Overall, India's gas infrastructure has expanded over 10 times from 1700 km to 18,500 km of cross-country pipelines and is expected to soon reach over 34,000 km as gas grid by linking all gas sources and consuming market across the country including north eastern states। इसको अगर हम लोग मैप पे देखें तो मैप में हमें यहाँ से दिख रहा होगा ये हजीरा है, हजीरा से लेकर के हमें ये शाह शाहजहाँपुर, फिर एनोला, फिर इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि गुरुग्राम तक ये हमारा गैस पाइपलाइन है। और ये जो गैस पाइपलाइन है जो कि हजीरा से चला है, हजीरा, विजयनगर या फिर जो ये हमारा HVJ गैस पाइपलाइन है, तो इनके आसपास में ना हमें बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, पावर और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो गैस पाइपलाइन जहाँ से भी गुजरा है उनके आसपास में हमें इस तरह के छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ और बड़े इंडस्ट्रीज़ भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी मिल गया और एनर्जी के साथ साथ में और भी जो भी इनके क्या बोलेंगे कि बाय प्रोडक्ट्स वगैरह सब जो हैं तो वो सब भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अपना लगा लेते हैं। तो द आर्टरी प्रोवाइड्स इम्पेटस टू इंडियन गैस मार्केट डेवलपमेंट। इंडियन गैस मार्केट डेवलपमेंट के लिए ये इम्पेटस प्रोवाइड करता है। एंड ओवरऑल इंडियाज गैस इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो है एक्सपेंड किया है 10 टाइम्स तक। 1700 किलोमीटर पहले हुआ करता था और अब ये लगभग 18,500 किलोमीटर तक क्रॉस कंट्री पाइपलाइन के रूप में ये एक्सपेंड कर चुका है और बहुत ही जल्द हम लोग 34,000 किलोमीटर ये गैस ग्रिड के रूप में इनको हम लोग लिंक करेंगे। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी हैज सच अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन टूडेज वर्ल्ड दैट इट्स पर कैपिटा कंजम्पशन इज कंसिडर्ड एज इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। ऑब्वियसली किसी भी रीजन में कितने लोग रहते हैं और कितना कंजम्पशन होता है ये इस बात का सूचक है कि वहाँ कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी अगर ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो कोई ना कोई इंडस्ट्री रहा होगा। चलो अगर इंडस्ट्री नहीं है तो वहाँ जो लोग हैं वो लोग हो सकता है कि मिडिल इनकम कैटेगरीज में हो वो फैमिलीज, या फिर हायर मिडिल इनकम कैटेगरीज में हो।
क्योंकि उस घर में एसी लगेंगे, फ्रीज लगेंगे, इन्वर्टर लगेंगे, बहुत सारे पंखे लगेंगे, कूलर लगेंगे, ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लियंसेस लगेंगे। तो इससे उनका कंजम्पशन बढ़ेगा। तो ये कंजम्पशन ना एक इंडेक्स की तरह होता है किसी भी देश के लिए। तो ये इंडेक्स जो है अपने इंडिया में अगर देखें तो अलग अलग रीजन्स में ये इंडेक्स हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मेनली इन दो तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। आप सभी लोग इनको कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि एक हमारा सोर्स होता है हाइडल इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें पानी का उपयोग करते हैं और टरबाइन को घुमा करके वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो पहला तरीका हाइडल इलेक्ट्रिसिटी का हो गया और दूसरा तरीका हो जाता है कोयला या पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस का इस्तेमाल करके थर्मल पावर के रूप में इनको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। एक बार जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया फिर इनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके ग्रिड के थ्रू इनका इस्तेमाल करा जा सकता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर, जो कि हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इंडिया हैज़ अ नंबर ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जैसे कि भाखड़ा नांगल डैम, दामोदर वैली कॉरपोरेशन एंड कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट है। यहाँ से हम लोग अच्छे अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं और इसको हम लोग पावर सोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ या नेचुरल गैस हुआ, इन सब का इस्तेमाल करते हैं और इनका यूज़ करके, चूँकि ये सब हमारा नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल हैं, तो इनका इस्तेमाल हम लोग पावर को जनरेट करने में करते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में हमारा दो सोर्स। वैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हम लोग एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा न्यूक्लियर एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी हो जाता है। तो इसको अभी हम लोग पढ़ते हैं। तो ये आता है हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में। ये जो ग्रोइंग कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है हैज़ रिजल्टेड इन कंट्री बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल, जैसे कि कोयला, ऑयल और गैस के ऊपर। अब राइजिंग प्राइस ऑफ कोल एंड गैसेस एंड देयर पोटेंशियल शॉर्टेज हैव रेज्ड अनसर्टेनिटीज। तो इनके प्राइस अगर बढ़ेंगे तो अनसर्टेनिटीज तो आएगा ही अबाउट सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई इन फ्यूचर, तो विच इन टर्न हैज सीरियस रिपरकशंस ऑन द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल इकोनॉमी। तो भारतीय इकोनॉमी जो है, भारत का जो अर्थव्यवस्था है, इनके ऊपर इनका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और इंक्रीजिंग यूजेज ऑफ फॉसिल फ्यूल आल्सो कॉजेज सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। कई प्रॉब्लम्स भी हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करने से। तो इसीलिए देयर इज़ अ प्रेसिंग नीड टू यूज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोमास एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। तो ऐसे एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। इंडिया इज ब्लेस्ड विद एन अबंडेंस ऑफ सनलाइट। भारत में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में हम लोग सनलाइट रिसीव करते हैं। वाटर भी ठीक ठाक अमाउंट में है, विंड एनर्जी भी है, बायोमास भी है। तो इट हैज़ द लार्जेस्ट प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। जैसे कि एटॉमिक एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो वी ऑब्टेंड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स के स्ट्रक्चर को अल्टर करके हम लोग इस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। जब इस तरह का अल्टरेशन किया जाता है तो बहुत सारे अमाउंट में ये एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, फिर इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। इसमें यूरेनियम और थोरियम हुआ, इन एलिमेंट्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एंड विच आर अवेलेबल इन झारखंड एंड अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान एंड आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर। तो मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला इज आल्सो रिच इन थोरियम। तो ये जो यूरेनियम और थोरियम है, ये हमारा न्यूक्लियर फ्यूल की तरह हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और फिर इससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। और ये जो है फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, एक हमें नारोड़ा में देखने को मिलता है, दूसरा यहाँ काकड़ापाड़ा, फिर तारापुर और कैगा और उसके बाद कलपक्कम। तो ये एरियाज़ हैं हमारा जहाँ हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिलता है। रिसेंटली भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि बिहार को भी थर्मल पावर प्लांट मिलने जा रहा है। बस ये अभी अनाउंसमेंट है, लेट्स सी ये कब तक कंप्लीट होता है। यूजुअली ये 8 से 10 साल का तो वक्त ज़रूर ले लेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट होता है, काफ़ी टाइम लगता है इनको इम्प्लीमेंट करने में।
और इनको फंक्शनल बनाने में। तो लेट्स सी कि कब तक ये चालू हो पाता है। हालांकि इस तरह की घोषणाएं करी गई हैं। अगर इसी मैप में हम लोग देखें तो बहुत सारे हमें थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलता है। अपने बिहार में बरौनी में, फिर अपने बिहार में एक भागलपुर में भी हमें देखने को मिलता है एनटीपीसी, और भी अपने बिहार में कई जगह देखने को मिलता है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश, राजस्थान में वैसे देखो तो रावत भाटा जो है ये हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और उसके बाद हमें गुजरात में कई जगह न्यूक्लियर ये थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलता है। इंडिया में कई थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो कि कोल और ऑयल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं। उसी प्रकार से सोलर एनर्जी की बात करें तो इंडिया चूंकि एक ट्रॉपिकल कंट्री है तो यहाँ एनॉर्मस पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर ट्रैपिंग सोलर एनर्जी एंड फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी। ये कन्वर्ट करता है सनलाइट को डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए सोलर एनर्जी जो कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनको हम लोग टैप कर सकते हैं और इनको एनर्जी रिसोर्स की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा कई प्रोग्राम्स भी चलाए गए हैं जिसमें कि सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने की बात कही गई है। Some big solar power plants are being established in different parts of India, which will minimize the dependence of rural household on firewood and dung cake. कई सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, धीरे धीरे इनका एक्सपेंशन हो रहा है अपने इंडिया में। और इनके एक्सपेंशन से क्या होगा कि फिर जो हमारा ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी था उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम होते जाएगी। और जब कम होगी तो फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशंस भी कम होगा एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड एडेक्वेट सप्लाई ऑफ मैन्योर इन एग्रीकल्चर ये भी हो पाएगा। क्योंकि डंग केक वगैरह सब का भी इस्तेमाल धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा, जिस वजह से ये हमारे नेशन के ग्रोथ में और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट में भी ये हमें हेल्प करेगा। दूसरा आ जाता है विंड पावर। इंडिया हैज़ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर। हवा को भाई कौन रोक सकता है? तो जब कोई रोक नहीं सकता है तो इंडिया के हर देश के पास ये इनका पोटेंशियल होता है। हालांकि इंडिया के पास इनका ग्रेट पोटेंशियल है। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर जो लोकेटेड है तमिलनाडु में, फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई, नागरकोइल से मदुरई तक ये हमारा विंड फार्म जो है वो लोकेटेड है। अपार्ट फ्रॉम दिस आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप वाले रीजन में हमें इस तरह के विंड फार्म्स देखने को मिलते हैं। नागरकोइल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ विंड एनर्जी इन द कंट्री। इनको अच्छे तरीके से इसलिए जाना जाता है ताकि ये विंड एनर्जी को बड़े ही इफ़ेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करते हैं। उसी प्रकार से बायो गैस हो जाता है। स्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट, इनको यूज़ किया जा सकता है टू प्रोड्यूस बायो गैस फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन इन रूरल एरियाज। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यील्ड्स गैस। ये जो ऑर्गेनिक मैटर हैं इनका डिकम्पोजिशन होने की वजह से यहाँ ये गैस को बनाता है और इस गैस में हायर थर्मल एफिशिएंसी होता है इन कंपैरिजन टू केरोसिन, डंग केक या चारकोल की बात करें तो बायोगैस प्लांट्स आर सेटअप एट म्यूनिसिपल, कोऑपरेटिव एंड इंडिविजुअल लेवल्स। द प्लांट यूजिंग कैटल डंग्स आर नॉन एज गोबर गैस प्लांट, जो इनको हम लोग गोबर गैस प्लांट कहते हैं रूरल इंडिया में। एंड दिस प्रोवाइड ट्विन बेनिफिट्स टू द फार्मर्स। दो तरह का बेनिफिट है, एक एनर्जी के फॉर्म में, दूसरा इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मैन्योर्स के फॉर्म में। ये हमें पिट्स देखने को मिल रहा है और इसी में ये हमारा बायोगैस प्लांट है। तो इसमें डंग वगैरह सब हुआ, कैटल डंग हुआ या फिर जो वेजिटेबल वेस्ट हुआ, इन सब को डाल करके यहाँ से हम लोग बायोगैस वगैरह सबको ऑब्टेन करते हैं। फिर वो जब अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है तो उनको मैन्योर की तरह हम लोग यूज़ कर लेते हैं, खाद की तरह यूज़ कर लेते हैं। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ मैन्योर एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ ट्रीज एंड मैन्योर्स ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल वुड एंड कॉ डंग केक्स। फिर टाइडल एनर्जी हो जाता है। टाइडल एनर्जी में हमारा ओशियनिक टाइड्स कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फ्लड गेट डैम्स बनाए जाते हैं अक्रॉस द इनलेट्स ड्यूरिंग द हाई टाइड। वाटर अंदर की तरफ आते हैं इनलेट की तरफ एंड गेट्स ट्रैप्ड, और फिर ये गेट्स जो हैं वो बंद हो जाता है। आफ्टर द टाइड फॉल्स आउटसाइड द फ्लड गेट, द वाटर रिटेन्ड बाय द फ्लड गेट फ्लोज बैक। वो जो फ्लड गेट हैं उसमें जो वाटर ट्रैप था वो वापस फिर समंदर की तरफ जाते हैं और इससे यहाँ पे टरबाइन जो है फिर पावर को जनरेट करता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है टाइडल एनर्जी के रूप में।
और इंडिया में हमें गल्फ ऑफ खंबात एंड गल्फ ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है, वहाँ इस तरह का फैसिलिटीज़ देखने को मिलता है। हालांकि इस तरह की फैसिलिटीज़ हमें गंगेटिक डेल्टाइक रीजन जो है, सुंदरबन रीजन्स ऑफ वेस्ट बंगाल, वहाँ पे ये हमारा आइडियल कंडीशन है टाइडल एनर्जी को यूटिलाइज करने का। फिर आ जाता है हमारा जियो थर्मल एनर्जी। इसकी अगर बात करें तो जियो थर्मल एनर्जी रेफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग हीट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के इंटीरियर से जो हीट बाहर की तरफ निकलता हूँ, उसी हीट को यहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है। यह जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट करता है क्योंकि जो अर्थ है इट ग्रोज प्रोग्रेसिवली हॉटर विद इंक्रीजिंग डेप्थ। जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होता है, वहाँ पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होते जाता है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेयर दी जियोथर्मल ग्रेडियंट इज हाई, तो हाई टेम्परेचर्स आर फाउंड एट शेलो डेप्थ एंड ग्राउंड वाटर इस रीजन में जो है वो एब्जॉर्ब करता है हीट को फ्रॉम द रॉक्स, और वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये इतना गर्म हो जाता है कि जब ये ऊपर की तरफ राइज करता है अर्थ की सरफेस की तरफ, तो ये स्टीम के रूप में, भाप के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी स्टीम का यूज़ किया जाता है टरबाइन को घुमाने में, और ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। तो देर आर सेवरल हंड्रेड हॉट स्प्रिंग इन द कंट्री। भारत में बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में हमें हॉट स्प्रिंग देखने को मिलता है, जिसको यूज़ किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स को सेटअप किया गया है इंडिया में ताकि जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस किया जा सके। एक है पार्वती वैली नियर मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश, और दूसरा है पूगा वैली राजस्थान, ये लद्दाख में। तो पूगा वैली लद्दाख में और दूसरा हिमाचल प्रदेश में जो कि पार्वती वैली है, वहाँ पे इस तरह के सेटअप को लगाया गया है ताकि ये जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस किया जा सके। इसके बाद आता है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनर्जी रिसोर्सेज का कंजर्वेशन। तो एनर्जी, चूँकि हम लोग जानते हैं कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, चाहे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिक, इन सब को एनर्जी चाहिए एज इट्स इनपुट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट plans implemented since independence necessarily required increasing amounts of energy to remain operational, and as a result consumption of energy in all forms has been steadily rising all over the country. अब जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा। अब जब एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो इस केस में हमें एनर्जी चाहिए होगा, और एनर्जी चाहिए तो फिर एनर्जी को कंजर्व करने की भी तो ज़रूरत होगी। तो इन दिस बैकग्राउंड देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू डेवलप एंड सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट, promotion of energy conservation and increased use of renewable energy sources are the twin planks of sustainable energy. India is presently one of the least energy efficient country in the world. We have to adopt a cautious approach for judicious use of our limited energy resources. For example, as concerned citizens, we can do our bit by using public transport system instead of individual vehicles, switching off electricity when not in use, using power saving devices, and using non-conventional sources of energy. After all, energy saved is energy produced. तो साथियों, ये रहा आज का हमारा टॉपिक। तो साथियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।